न्यूट्रिशन एकेडमी में। और जैसे-जैसे समय मिलता है, मैं आपके लिए चैप्टर लेके आता हूँ और आज मैं क्लास 10th के लिए चैप्टर लेके आया हूँ और वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर ये दिया है, लेकिन आज आपको मैं थोरोली इस चैप्टर को समझाऊँगा और एकदम सीट बेल्ट बाँध के बैठ जाइए, समझिए और फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी आप कर पाएँगे और बहुत माइनर छोटी-छोटी बातें भी जो हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और जो आपके दोस्त यार हैं 9 से बल्कि 8 से लेकर के 12 तक के जो स्टूडेंट हैं, मैथ और साइंस की जो प्रॉब्लम उनकी है, ये सारे सॉल्यूशन हम आपको यहाँ देते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ या मेरे मेल आईडी mutation@delhistudy.net.in पर संपर्क कर सकते हैं। तो आते हैं अब अपने स्क्रीन पे और बात करते हैं आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अगर हम देखें इसमें, तो एसिड की प्रॉपर्टी होती क्या है? एसिड साउर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। मैं स्टार्टिंग में बताऊँ आपको कि जैसे सौंफ वगैरह जो साबुन वगैरह जो है कभी बात करते टाइम अगर थोड़ा-सा भी टेस्ट कभी आया हो तो बीटर होता है, यानी सौंफ जो है वो बेस होता है। एसिड जानते हैं जैसे छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, चाहे वो लेमन हो, नींबू हो, इन सब में भी एसिड मिलता है। और केमिकली अगर हम देखें तो एसिड ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस को सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर। एसिड का मतलब ये होता है जो हमें हाइड्रोजन आयन ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद कोई कंपाउंड अगर हमें हाइड्रोजन आयन देता हो, H+ आयन, तो हम समझते हैं कि ये एसिड है। अगर कोई कंपाउंड टूटने के बाद OH आयन देता हो, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, तो वो बेस है। अब इसी में 2 कांसेप्ट आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर कोई कंपाउंड कंप्लीटली ब्रेक हो जाए हाइड्रोजन आयन में और जो भी और भी उसके साथ आयन है, क्लोरीन आयन है या जो भी है, HCl में क्लोरीन आ जाए। तो अगर कंप्लीटली ब्रेक हो रहे हैं, तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन अगर वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन कंपाउंड में रह जाता है, तब उसे हम वीक एसिड कहते हैं। और वैसे ही अगर कंप्लीटली ब्रेक होकर के हाइड्रोक्साइड आयन मिले आपको, तो आप समझें कि ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कंप्लीटली ब्रेक ना हो, हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीटली आपको ना मिले, तो आप समझें कि ये वीक बेस। तो ये तो बात रही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि CH3, COH या ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, ये सारे वीक एसिड होते हैं।
बेस की बात भी वैसे ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब यहां से बात करते हैं भाई सॉल्ट क्या होता है। तो लास्ट चैप्टर में आपको मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एसिड की भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, बेस की भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अपने अपने प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं और फाइनली वो बेस बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और एसिड और बेस को मिलने के बाद वो जो न्यूट्रलाइज सब्सटेंस हमें मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, दैट इज कॉल्ड बेस। तो पता ही है कि बेस नहीं, सॉरी, सॉल्ट। और सॉल्ट पता ही है आपको, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट में आते हैं। अब आती है बात इंडिकेटर की। तो मैं हर बार कहता हूँ, हर बार समझाता हूँ कि जो थ्री व्हीलर, सॉरी फोर व्हीलर, टू व्हीलर, जो ये सारी जो भी व्हीकल्स हैं, तो जब इसे लेफ्ट राइट मुड़ना होता है तो इसमें इंडिकेटर लगा हुआ होता है। और इंडिकेटर का काम क्या होता है, वो पीछे आने वाले लोगों को या लोगों को जो भी आगे पीछे हैं उनको डायरेक्शन बताता है कि मैं किस साइड में मुड़ने वाला हूँ, इंडिकेट करता है, इसीलिए उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ भी इंडिकेटर का मतलब यही होता है, वैसा सबस्टांस, दो सबस्टांस विच इंडिकेट इज इट एसिड और बेस, जो इंडिकेट करता हो कि क्या ये एसिड है या बेस है, तो ऐसे सबस्टांस को हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर वैसे तो जनरली दो टाइप में हम पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल या नेचुरल। जो नेचर गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचुरल होते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, हमने नहीं बनाया। और जो मैन मेड होते हैं उनको या तो हम सिंथेटिक कहते हैं या मैन मेड इंडिकेटर कहते हैं, आर्टिफिशियल भी कहते हैं। क्लियर? अब एक और इंडिकेटर की बात करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड होता है। वैसा इंडिकेटर जो हमें स्मेल के थ्रू बताए कि कौन एसिड और कौन बेस है, उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब एग्जाम्पल में भी आप देख लेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस आ जाता है या रेड कैबेज लीव्स आ जाते हैं या फिर टर्मरिक आ जाता है, ये सारे जो हैं नेचुरल में आते हैं। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथालीन है। ऑल्फैक्टरी में तो अगर हम देखें तो ओनियन या क्लोव वाइल जो होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी में आते हैं। अब थोड़ा-सा हम ये भी देखते हैं कि वैसे तो ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, बट नेचुरल इंडिकेटर में जैसे लिटमस, लिटमस का जब हम यूज़ करते हैं, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्लू हो जाता है। ऐसे ही रेड कैबेज लीफ है, वो एसिडिक में रेड होता है और बेसिक में ग्रीन हो जाता है। टर्मरिक है, एसिडिक में डालिए कुछ नहीं होगा, लेकिन सौंफ वगैरह के पानी में या बेस में कोई भी किसी भी बेस में अगर आप उसको यूज करते हैं तो रेड कलर का वो कन्वर्ट हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में फेनोल्फथालीन है जो कि एसिड एसिड में कलरलेस होता है, जबकि पिंक हो जाता है वो बेसिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज है, रेड होता है वो एसिडिक में, बट येलोइश हो जाता है वो बेस में। और अगर हम ऑल्फैक्टरी में देखें, अभी मैंने बताया था ओनियन, ओनियन का एक अलग सा स्मेल, जैसे रॉटन एग की तरह एक अलग सा स्मेल आपको एसिडिक में नजर आएगा, लेकिन बेस में कोई स्मेल नहीं होता है। वेनिला या क्लोव ऑयल, ये सारे एसिडिक को बताते हैं और उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, बट जो क्लोव ऑयल है, इसमें बेस में स्मेल गायब हो जाता है। ओके, तो ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। अब ये बात मैंने आपसे पहले ही की है
कि केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की क्या होती है। जब मेटल से रिएक्शन करता है कोई एसिड तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और सेम ऐसे ही जब बेस भी रिएक्शन करता है किसी मेटल से तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। और जब कोई कैंडल वगैरह जलाते हैं स्पीकर के पास तो वो पॉप साउंड के साथ हमें सुनाई भी देता है। इसी तरह से अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, अगर उसके साथ रिएक्शन करे तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन एसिड करता है, लेकिन बेस किसी टाइप का रिएक्शन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट टर्म है इसका। और भी अगर हम देखें तो ये पहले ही हमने पढ़ लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कि अगर वो आपस में ही रिएक्शन कर लें एसिड और बेस तो फिर तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन और वाटर बनाएंगे और प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप साइंस या मैथ जब पढ़ रहे होते हैं तो वीडियो देखने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आप वीडियो देखें। आप अपने कॉपी पेन को तैनात रखें, लिखें, और जितना आप नोट्स बनाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि किसी के बोलने से बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर आपको वो नोट्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने की। अब आ जाते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। कॉमन क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात देखिए, अभी आपको पढ़ना तो नहीं है बट मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं आपको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में। और पीएच को हम डिफाइन ही करते हैं कि निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, पीएच तो भाई दोनों का आएगा ना। लेकिन चाहे आप किसी का भी निकालें पीएच, वहां पे हाइड्रोजन आयन की जरूरत है। इट मीन्स क्या कि एसिड में भी हाइड्रोजन आयन मिलते हैं और बेस में भी हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। दूसरी चीज, एसिड्स बेस में कैसे मिलेंगे भाई, क्या कह रहे हो? ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन। Acids produce hydrogen ion in solution which are responsible for their acidic property. हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा उतना ही उसका पीएच होता है ज्यादा, और उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा से ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो ऑल बेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन। बेस में हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होते हैं और उसमें हाइड्रोजन आयन, फिर भी पीएच जब भी निकाला जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन। लेकिन एक बात और बताता हूँ मैं, जब मैं बात निकाला हूँ तो बता ही देता हूँ कि अगर हम अ, आगे पढ़ेंगे आप उसको कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 10 टू द पावर -14 होता है। 10 टू द पावर -14 होता है। और इसलिए अगर किसी में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है और हमें निकालना है तो माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन यूज जब हम करते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना है उसको हम 10 टू द पावर -14 से माइनस करते हैं। यानी कि जो पीएच एसिड का आता है उसको हम 14 से माइनस कर देते हैं तो वो बेस का आ जाता है। बेस का। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर मतलब एक्वा, एक्वाटिक, ये सारे एक ही वर्ड है। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रो भी वाटर से रिलेटेड है। तो एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCl गैस है। मान लीजिए एक लिक्विड फॉर्म में एसिड है और एक गैस। तो जब आप लिटमस को डालेंगे तो वो HCl को तो वो बता देगा कि हाँ ये एसिड है, यानी जो लिक्विड है उसको बता देगा। लेकिन गैस में जब आप डालेंगे HCl गैस में तो वो नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि भाई लिक्विड में चूंकि वहां पे
वाटर का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होता ही है। अब कुछ ना कुछ होता है तो यहाँ पे मैं बात बताऊं आपको कि दो तरह के एसिड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। कंसंट्रेटेड होता है जिसमें कि वाटर का अमाउंट नील के यानी बहुत कम होता है, और किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में जैसे-जैसे आप वाटर मिलाते जाते हैं, वैसे-वैसे वो डाइल्यूट होते जाता है, उसको डाइल्यूट करते जाते हैं। और डाइल्यूशन यानी वाटर को मिलाना, और जब वो कंसंट्रेटेड भी था तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट उसमें वाटर का था ही। तो वाटर का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है, और वहाँ जब वाटर होता है तो वो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाता है। यानी जब लिक्विड होता है HCl, तब तो वो कंडक्शन करता है, तब तो वो लिटमस को वो अफेक्ट करेगा। लेकिन जब वो गैस होता है तो उसमें चूँकि वाटर प्रेजेंस नहीं होता, वहाँ पे वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ पे वो टूट नहीं सकता हाइड्रोजन आयन, इसलिए वो वहाँ लिटमस पेपर में यस नो कुछ नहीं बोलता, यानी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एक्जिस्ट अलोन, ये हमेशा हाइड्रोनियम आयन के साथ होते हैं, ओके? और हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से बेस में हमने देख लिया ये। और बेसेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जो बेसेस जो है सॉल्युबल होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे अल्काली, अल्कली, अल्कालाइन, अलग-अलग 11वीं में सारे पढ़ेंगे हम। अब चूँकि अभी तो 10th से जो चैप्टर पीरियोडिक टेबल का था वो हटा दिया है, तो आप आगे पढ़ेंगे इसमें। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, डाइल्यूट अभी बताया ना कि कंसंट्रेटेड एसिड में आप वाटर मिलाते जाओ, वो डाइल्यूट होते जाएगा और डाइल्यूट होगा और डाइल्यूट होगा। लेकिन जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वहां पे एक बात देखनी पड़ती है कि आप एसिड में वाटर को मिलाएंगे या वाटर में एसिड को मिलाएंगे, दोनों में डिफरेंस। वाटर में एसिड को मिलाना है या एसिड में वाटर को मिलाना है, दोनों में डिफरेंस। अगर आप एसिड में वाटर को मिलाएँगे तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो स्प्लैश करेगा, छलकेगा एसिड, और आपको नुकसान कर सकता है, हार्म कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि हीट भी जनरेट होता है, और वो हीट भी आपके लिए नुकसान दे सकता है। इसलिए ऑलवेज़ डाइल्यूशन में हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी अ, बोर्ड के सवाल में ये क्वेश्चन था। अब वहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर तो मैंने बताया था कि कोई इंडिकेटर है जो एसिड को बताता है, कोई बेस को बताता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, वो कलर के अनुसार से वो आइडेंटिफाई करते हैं, और वो एसिड को भी बताते हैं, बेस को भी बताते हैं। ये भेदभाव नहीं करते। तो जीरो से जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं ना स्केल का, वैसे ही यहाँ भी पीएच स्केल यूज होता है, जिसपे नंबरिंग 0 से लेके 14 तक होता है, और 7 मिडल में आता है। 7 अगर किसी का पीएच हो तो वो न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से 14 की तरफ हम बढ़ते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, यानी कि बेसिक नेचर बढ़ता है, यानी कि वो बेस ज़्यादा होता जाएगा। और अगर आप 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, बातों को ध्यान से सुनिएगा, तो एसिडिटी बढ़ती है। यानी कि 4 और 1 में अगर हम कंपेयर करें, तो 1 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा और 4 वाला कम एसिडिक होगा। ये मेन बात है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो भई पीएच का इम्पोर्टेंस, अब चूँकि पीएच किसको इंडिकेट करता है कि कोई एसिडिक है या बेसिक है, तो भई उसका इम्पैक्ट तो होगा ना। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 टू 7.8। हमारा बॉडी अच्छे से प्रॉपर्ली, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो वर्क तभी करता है जब हमारा पीएच रेंज जो है वो 7 से 7.8 के बीच। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। आपने सुना होगा ताजमहल, विवाद का तो सब्जेक्ट है ही। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ
कि भाई अगर ताजमहल जो है वो प्यार की निशानी है, तो बनाने वालों के हाथ क्यों काट दिए थे? वहाँ कौन-सी दुश्मनी की निशानी हो गई थी? खैर छोड़ो, वो कभी बात करेंगे, हिस्ट्री की बात है। फिलहाल ताजमहल में जो मार्बल यूज़ है, संगमरमर यूज़ है, तो उसका कलर फेड हो गया, जो उस समय था वो अब नहीं रहा। तो क्यों? आस-पास में फैक्ट्रियाँ बन गई ज़्यादा और फैक्ट्रियाँ बन गई तो बारिश के समय में फैक्ट्रियों से जो धुआँ निकलता है, वो रेन में मिक्स होकर के वापस गिरता है और उसका जो पीएच रेंज है, वो 5.6 से कम हो जाता है। यानी वो एसिड में बदल जाता है और इसीलिए उसको एसिड रेन कहते हैं और उसी के कारण नुकसान ये इतना होता है। इसी तरह से प्लांट्स को भी जो अलग-अलग प्लांट्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की ज़रूरत होती है और अगर उससे कम या ज़्यादा हो गया, यानी कि आपका फील्ड, किसानों का खेत अगर एसिडिक या बेसिक ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसमें क्रॉप्स को उगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मालूम है, आगे पढ़ेंगे आप लाइफ प्रोसेस में कि एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भयंकर रोल होता है और ये डाइजेशन प्रोटीन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अब इसी में कहा जाता है ना कि भई घर से खाना-वाना खा के जाओ, मम्मी-पापा बोलते हैं कुछ तो खा के जा, लेकिन हम जगते ही लेट हैं तो स्कूल जाने में खा के ही क्या जाना है? बैग उठाया और पहुँच गए सीधा। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, आपने स्टमक को काम दिया नहीं, स्टमक में एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और गैस में जब कन्वर्ट होना होता स्टार्ट होता है, तो आपके सर में दर्द या फिर आप शक्तिमान बनना शुरू होते हो और घूम-घूम के, नाच-नाच के दम गिर जाते हो, है ना? तो एचसीएल जो है वो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में हमारे स्टमक में और जब इंडाइजेशन की बात होती है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एचसीएल को आपने काम नहीं दिया तो गैस बनेगा, फिर पेन होगा, दर्द होगा पेट में, इरिटेशन होगी और अगर आपको इस दर्द से छुटकारा पाना है तो फिर आप क्या करते हैं? इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। इनो की तरह हम एंटासिड का यूज़ करते हैं और वो एक्चुअली बेस होता है, इनो वगैरह जो होता है ना बेस होता है। तो जैसे ही हम उसे लेते हैं, तो वो जाकर के स्टमक में क्या करता है? एसिड से लड़ाई करता है और अभी आपने पढ़ा कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, तो न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन हो जाता है और एसिड की प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज़ हो जाती है और फिर हम कहते हैं आह! से आह तक। ओके? अब आगे आते हैं पीएच चेंज एज़ कॉज़ ऑफ टूथ डीके। रात में मम्मी-पापा आपको सजेस्ट करते हैं, बेटा खाना खा लिया तो थोड़ा ब्रश करके सो जा। अरे! हाथी तो ब्रश करता ही नहीं है, हम क्या ही ब्रश करें। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने ब्रश नहीं किया, खाने का टुकड़ा रह गया मुँह में, आप सो गए, तो फिर वो डिसइंटीग्रेट होकर के और धीरे-धीरे एसिड कन्वर्ट करेगा और अगर 5.5 से कम हो गया माउथ में पीएच जो वैल्यू है एसिड की, तो फिर वो टूथ डीके करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो भई प्लांट का जो सॉरी प्लांट नहीं भई एनिमल, प्लांट भी करेंगे लेकिन पहले एनिमल की बात। तो एनिमल में अगर हम देखें तो सेल्फ डिफेंस अगर कहते हैं ना कोई भी छोटा चाहे स्नेक हो, स्कॉर्पियन हो, एक्चुअली उसमें जो डंक होता है या वो किसी को काट लेता है, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, तो वो अपना काम करता है। इसी पे एक कहानी है, क्या है? और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहानी ये है कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार एक साधु अ, गंगा स्नान करने के लिए गए। जैसे ही वो स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पे एक स्कॉर्पियन बिच्छू डूब रहा था। तो वो गए और उसको हाथ पे उठा लिया। जैसे ही हाथ पे उठाया
डंक मारा, हाथ उनका हिला, फिर वो गिर गया पानी में। फिर से उस साधु ने क्या किया, फिर से उसे उठाया, फिर उसका एज यूजुअल उसने अपना डंक मारा, फिर इनका हाथ हिला, गिर गया वो वापिस। वो बार बार उठाएं और बार बार डंक मारे और गिर जाए। तो पास में जो एक शिष्य था, किसी तरह से उसको फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया। पास में जो शिष्य था, उसने पूछा कि गुरुदेव, मैं इतने देर से देख रहा हूं कि वो आप पे प्रहार पर प्रहार कर रहा है और फिर भी आप उसे बचाने लगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, बात ऐसी है कि वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। उसे लग रहा है कि मैं उसे मारने आया हूं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम है जीव जंतुओं या जो असहाय हैं उनको बचाना। तो कर्तव्य अपना अपना करते रहना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं किसकी, एनिमल की। तो आपने सीखा इसको कि वो अपना सेल्फ डिफेंस में करता है। और अगर आप ऐसा कभी पेन इरिटेशन महसूस करते हैं, तो वहां पे आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। जो स्टंग एरिया है जहाँ पे डंक लगा है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके डंक में एसिड है और आपने जो बेकिंग सोडा यूज किया वो बेस है, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और फिर आपको रिलीफ मिलता है। टिंगिंग जो नेटल लीव्स होते हैं, नेटल लीव्स आपने सुना होगा, पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनिमल ही खतरनाक होते हैं, प्लांट भी खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं। तो उनके जो नेटल लीव्स हैं, उनमें मेथेनोइक एसिड होता है और वो जब कभी चुभ जाता है, तो फिर वो हमें दर्द देता है। और वहाँ भी अगर आप लीफ ऑफ डॉग प्लांट वगैरह को रब करें, क्योंकि उसमें बेस होता है, तो वो आपको रिलीफ देगा। अब ये बातें हमने कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ सॉल्ट पे, और सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहली बात सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और जब हम सोडियम क्लोराइड में, ये क्लोरो अल्कली प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप इसमें देखेंगे तो जो सोडियम क्लोराइड और वाटर का जब रिएक्शन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हमें पढ़ना है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। और इसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं भाई? तो हाइड्रोजन का आपको मालूम है, यहाँ जो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बना है, ये फ्यूल्स के रूप में जो प्रोपेलेंट आप कह सकते हैं, वहाँ यूज होता है। और क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में, जब बरसात के दिनों में जब देखते हैं ना स्मेल वाला पानी आना स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो कीड़े मकोड़े या जिस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो उनको किल आउट करने के लिए वहाँ पे क्लोरीन का यूज किया जाता है, क्लोरीनेशन करते हैं उसको। और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मालूम है, स्टील वगैरह को क्लीन करना हो या मेडिसिन बनाना हो वहां यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉप बनाने में, पेपर बनाने में यूज होते हैं। और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिला दिया जाता है, तो वो ब्लीच में, चाहे वो फैब्रिक्स ब्लीच करना हो या हाउस होल्ड ब्लीच करना हो, वहां पे यूज होते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की। जब क्लोरीन का एक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तब जाके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है और साथ में हमें वाटर मिलता है। और ब्लीचिंग जो है वो कॉटन कपड़े वगैरह में हम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। या
ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। पेपर फैक्ट्री में तरह तरह के रंगीन कागज आप देखते हैं ना, तो वो ब्लीच ही किया जाता है। या केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, लास्ट चैप्टर में मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपसे बात की थी। और या तो आप ड्रिंकिंग वाटर को अगर डिसइंफेक्टेंट करना है, यानी उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना है, तब आप इसका यूज करते हैं। दूसरा यानी तीसरा कंपाउंड है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सॉरी। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है ये। और फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनियम। इसके मिलाने के बाद हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा मिलता है। मिल नॉन करसिव बेस है ये। अभी इसका यूज मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा का, कि जहाँ भी एसिड जैसे डंक वगैरह मारते तो वहां भी करते हैं। और भी कई सारे जगह, जैसे बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड है, उसको जब हम हीट करते हैं मिक्स विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच काउज ब्रेड एंड केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज। ब्रेड वगैरह जो बनाने में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है एंटासिड के रूप में, अभी बताया ही आपको। और सोडा एसिड या फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपको वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन आए, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको लिखने हैं। एक तो सबसे फर्स्ट स्टेप बेकिंग सोडा कैसे बनता है वो लिखना है। फिर आपने देखा कि जब हम इसको हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिलता है प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दूसरा ये लिखना है। फिर ये सोडियम कार्बोनेट जब वाटर से 10H2O से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O से मिक्स होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O फॉर्मेशन करता है। पढ़ेंगे अभी हम इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं इस वाटर 10H2। और वॉशिंग सोडा का यूज तो आप जानते ही हैं, चाहे वो क्लीनिंग एजेंट के रूप में यानी डोमेस्टिक पर्पस में कपड़े वपड़े धोने के काम में आता है, या वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन के कारण परमानेंट जो नहीं, बोरिंग से या क्या कहते हैं उसको, समरसेबल से जो वाटर आता है हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट करना है, तो उसमें वॉशिंग सोडा कामयाब होता है। और बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में या ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस से नहीं आता है, नाम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स करते हैं, हेमी हाइड्रेट्स, हेमी मतलब आधा, हेमिस्फेयर, स्फेयर का आधा, हेमी हाइड्रेट यानी कि वाटर का आधा, आधा वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है। और ये जिप्सम से, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं, तब बेटा हमें पीओपी मिलता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पीओपी को हम वाटर एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, कि उसमें हवा भी ना जाए और वाटर मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ना जाए, मॉइस्चर बिल्कुल ना जाए। तो वो इसलिए, क्योंकि जैसे ही ये वाटर से या मॉइस्चर से मिलता है ना, तो ये हार्ड हो जाता है। आप पीओपी का देखते होंगे, संयोगवश, दुर्भाग्यवश अगर किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, तो
जो प्लास्टर कर देते हैं डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे पीओपी उसमें यूज़ होता है, पीओपी ही होता है। और क्या करते हैं, पाउडर होता है, वो पाउडर छिड़क के और उसके ऊपर पट्टी-वट्टी डाल के और पानी डाल दिया ऊपर, फिर वो थोड़ी देर में सेटल हो जाता है और सेटल हो जाता है, फिर वो हार्ड हो जाता है, फिर हमारे बोन को वो ठीक कर देता है। तो सरफेस को स्मूथ बनाने में, टॉय बनाने में, डेकोरेशन करने में, फ्रैक्चर्ड वो बोन को सही करने में या कहीं पे छत-वत अगर टपकना शुरू हो जाए, तो उसको भी ठीक करने में पीओपी का यूज़ किया जाता है। अब रही बात कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? अभी-अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था आपको कि अ, वॉशिंग सोडा में जो वाटर होते हैं 10H2O वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। एक बार की बात है, मैं 11वीं 12वीं में था, तो गया मैं घूमने के लिए लाल किला और लाल किला घूम करके जब निकला, तो मैं और मेरा दोस्त था, वहाँ पे एक जादूगर जादू दिखा रहा था। और जब वो जादू दिखा रहा था, तो उसने क्या किया मालूम? उसने अपने हाथ में व्हाइट क्रिस्टल लिया, व्हाइट क्रिस्टल, सफेद क्रिस्टल लिया, फूँक मारी उसको। पहले दिखाया उसने कि देखो भई व्हाइट है ना, उसके बाद उसने फूँक मारी और फूँक मारते के साथ उसका कलर हो गया चेंज, ग्रीन हो गया। बोला देखो मैंने फूँक मारी और ग्रीन कर दिया। सबने तालियाँ मारी। बोला अभी रुको, अभी और बताता हूँ। फिर उसने दूसरा क्रिस्टल लिया, बोला देखो अब मैं फिर फूँक मार रहा हूँ। फूँक मारा, अब की बार ब्लू हो गया। बोला ओहो! तो बड़का जादूगर है। पैसे-वैसे दे के हम लोग आ गए, लेकिन जब पढ़े तब पता लगा ओ हो हो! ये तो ग्रीन विट्रोल और ब्लू विट्रोल था। कॉपर सल्फेट में 5H2O यहाँ लिखा हुआ है ना CuSO4 इंटू 5H2O 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं। और अगर आप इसे हीट कर दो तो ये 5H2O उड़ जाता है, इसका कलर जो है व्हाइट हो जाता है और फिर इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं। ऐसे ही फेरस सल्फेट भी होते हैं, उसमें 7H2O 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के और वो जो है ब्लू हो जाता है, उसको हम ब्लू विट्रोल कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, 10 अभी पढ़ा था आपने पीछे, 10 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसमें और कैल्शियम सल्फेट में भी अभी-अभी पढ़ा है आपने कि 2H2O। तो ये बेटा आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारनामे थे। अब रही बात कि हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा। अब थोरोली पढ़ेंगे और अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक रह गया, तो कमेंट में ज़रूर बताएँगे या कोई ऐसी अ, प्रॉब्लम जो आपको आई हो, कमेंट में ज़रूर बताएँगे और आपका सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे। लेकिन बताना पड़ेगा ना, डॉक्टर के पास आप जाएँगे और बीमारी बताएँगे ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा? बताना पड़ेगा। तो ये काम आपने करना है, थोरोली पढ़ना है। जब थोड़ी और गर्मी आएगी, काहे की गर्मी? एग्ज़ाम की गर्मी, तो फिर इसके डीपली क्वेश्चन आंसर चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों, चाहे वो सब्जेक्टिव हों, चाहे वो वैल्यू एडेड क्वेश्चन्स हों, उन सब की बात करेंगे। ठीक है? फिलहाल अभी मैंने इस चैप्टर को दिया है, आगे फिर आपको मैथ्स के चैप्टर मिलेंगे और एकदम तसल्ली से पढ़ते जाइए। हाँ, अपनी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर बताएँ, ज़रूर शेयर करें। आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कमेंट बॉक्स में लिखना है उसमें लिखें या आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं mutation@delhistudy.net.in पे। आपका तहे दिल से स्वागत है। आपकी हर समस्या का निराकरण करने के लिए मैं बैठा हूँ और मेरी टीम आपके हर सॉल्यूशन को बहुत बारीकी से देखती है और चाहे वो किसी भी टाइप की एकेडमिक सॉल्यूशन हो,
कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन हो, कॉम्पिटिटिव क्लासेस की सॉल्यूशन हो, नोट्स हो, वो हर प्रॉब्लम हमारी टीम आपके साथ हमेशा तत्पर रूप से काम करने के लिए तैयार है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, कुछ समझ में आई मेरी बात, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी पूँजी कौन है? आप ही तो हैं, आपसे बढ़ के और क्या है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।